Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on 20 questions of English literature with practice set 8. Please video को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Here is the first question of today. In the Fairy Queen, Elizabeth and the Red Cross Knight stand for the Protestant Church. फेरी क्वीन जो है एक सिंबॉलिक एलिगोरिकल पोएम है और इसमें एलिजाबेथ और रेड क्रॉस नाइट जो है वो प्रोटेस्टेंट चर्च को क्या करते हैं, स्टैंड करते हैं, मतलब प्रोटेस्टेंट चर्च को बिलोंग करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, सन्स फॉय सन्स लॉय इन द फेरी क्वीन आर विकेड नाइट्स. सन्स फॉय एंड सन्स लॉय जो हैं वो फेरी क्वीन में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, विकेड नाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो जैसे एलिजाबेथ और रेड क्रॉस नाइट जो है फेरी क्वीन में प्रोटेस्टेंट चर्च को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से सन्स फॉय एंड सन्स लॉय जो है वो फेरी क्वीन में विकेड नाइट्स के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, एरर एंड ऑर्गेग्लियो इन द फेरी क्वीन आर मॉन्स्टर्स. देखिए फेरी क्वीन में मॉन्स्टर्स भी है और उनका नाम है एरर और ऑर्गेग्लियो. तो ये दोनों कौन है, फेरी क्वीन में मॉन्स्टर्स का रोल प्ले करते हैं. विच कैरेक्टर ऑफ स्पेंसर रिप्रेजेंट्स क्वीन मैरी ऑफ स्कॉट्स. फेरी क्वीन में क्वीन मैरी ऑफ स्कॉट जो है वो डेसा के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं. तो इस तरह से आपने देखा कि फेरी क्वीन में एरर और ऑर्गेग्लियो जो है वो मॉन्स्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं डूसा को रिप्रेजेंट करती है क्वीन मैरी ऑफ स्कॉट्स. Who called Spencer the poet's poet? चार्ल्स लैम्ब. चार्ल्स लैम्ब ने स्पेंसर को कहा है द पोएट्स पोएट. इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि ये कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं. तो किसने कहा है, चार्ल्स लैम्ब ने कहा है स्पेंसर को द पोएट्स पोएट. Who praised Spencer in the words, no man was ever born with a greater genius or more knowledge to support it. स्पेंसर की तारीफ में कुछ वर्ड्स कहे गए हैं, नो मैन वॉज ईवर बोर्न विथ अ ग्रेटर जीनियस और मोर नॉलेज टू सपोर्ट इट. ये बात किसने कहा है स्पेंसर की तारीफ में, तो जॉन ड्राइडेन ने कहा है. स्पेंसर को प्रेज करते हुए ये स्टेटमेंट जॉन ड्राइडेन ने दिया है. और चार्ल्स लैम्ब ने क्या कहा है, द पोएट्स पोएट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दो थॉमस वेट had imported the sonnet from Italy and the Earl of Surrey had invented the English form of it. The sonnet proper remained neglected till the publication of Sidney's. देखिए यहाँ पे दो तीन बातें कही गई है. एक बात तो ये है कि सर थॉमस वेट ने सोनेट को इटली से इंपोर्ट किया और जो अर्ल ऑफ सरे थे उन्होंने इंग्लिश फॉर्म को इन्वेंट किया, सोनेट के इंग्लिश फॉर्म को. लेकिन सोनेट जो था वो पॉपुलर नहीं हुआ. और कब तक पॉपुलर नहीं हुआ, जब तक जो फिलिप सिडनी का वर्क है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला पब्लिश नहीं होता है. इट्स मीन दैट कि सर थॉमस वेट ने सोनेट को इंपोर्ट तो कर दिया था इटली से और अर्ल ऑफ सरे ने इसका इंग्लिश फॉर्म इन्वेंट कर दिया था, लेकिन सोनेट पॉपुलर होता है फिलिप सिडनी के एस्ट्रोफेल और स्टेला के पब्लिकेशन से. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नेम द बुक विच कंटेन 88 सॉनेट्स ऑफ स्पेंसर. तो उस बुक का नाम बताना है जिसमें स्पेंसर के 88 सॉनेट्स है. दैट वन इज एमरेटी. तो एमरेटी जो वर्क है स्पेंसर का, उसमें टोटल कितने सॉनेट्स हैं, 88 सॉनेट्स से. याद रखेंगे किसका वर्क है, स्पेंसर का, और कितने सॉनेट्स से, 88 सॉनेट्स से. और स्पेंसर जो फिलिप सिडनी है इनका वर्क एस्ट्रोफेल और स्टेला की पब्लिकेशन से सोनेट पॉपुलर हो जाता है इंग्लिश लिटरेचर में. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 3 quatrains followed by a couplet linked together by an artistic arrangement of lines. This is the description of a Spenserian sonnet. 3 quatrains होते हैं और उसमें एक कपलेट होते हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. तो ये एक एग्जाम्पल है स्पेंसरियन सोनेट का. क्वेश्चन नंबर 10, द 16th century silver poets as referred by Gerald Bullet are. गेराल्ड बुलेट ने 16th century के कुछ पोएट्स को सिल्वर पोएट्स कहा है. वो पोएट्स कौन कौन है, थॉमस वेट, फिलिप सिडनी और डेविस. ये तीनों पोएट्स कौन है, सिल्वर पोएट्स के रूप में जाने जाते हैं. और किसने ये
टर्म कॉइन किया है? गेराल्ड बुलेट ने। Now question number 11. Total's Miscellany 1557 contained the songs and sonnets of Thomas Wit and Earl of Surrey. देखिए टोटल मिसलेनी नाम का वर्क आता है 1557 में। इसमें सॉन्ग्स भी होते हैं और सोनेट्स भी होते हैं। तो ये जो वर्क है कंबाइंडली थॉमस वेट और अर्ल ऑफ सरे का होता है। तो वेट और सरे ने इस वर्क को क्या किया था? पब्लिश कराया था 1557 में टोटल मिसलेनी को। और इसमें क्या क्या है शामिल है? सॉन्ग्स और सोनेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच और कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा। यहाँ में पूछा गया है कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से एलिजाबेथन टाइम के जो ड्रामा है वो पॉपुलर हो गए थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नॉवेल्स वर फ्यू एंड कुड बी इंजॉयड ओनली बाय द एजुकेटेड। एक्चुअली ड्रामा पॉपुलर होने की वजह ये थी कि उस समय जो नॉवेल्स थे वो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही इंजॉय करते थे और ड्रामा वॉज फॉर एवरीवन। और ड्रामा जो था हर किसी के लिए था, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे ना पढ़े लिखे हो। तो इस वजह से एलिजाबेथन ड्रामा क्या हो गया? पॉपुलर हो गया। सेकेंड रीजन है नेशनल थीम्स एंड सेंटिमेंट्स वर ड्रामेटाइज्ड। एलिजाबेथन ड्रामा में नेशनल थीम्स और सेंटिमेंट्स को क्या किया जाता था? ड्रामेटाइज किया जाता था। मतलब शाही फैमिली के लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता था, ऐसे वॉर वगैरह को रिप्रेजेंट किया जाता था, नेशनल वैल्यू के जो वॉर्स वगैरह होते थे। इस वजह से भी जो ड्रामा है वो पॉपुलर हो जाता है इंग्लैंड में। ड्रामा वॉज द बेस्ट वे फॉर द ऑथर टू लर्न अर्न मनी। और ड्रामा एक बहुत अच्छा रास्ता हो गया था जो ऑथर्स थे उन लोगों के लिए पैसे कमाने का। शेक्सपियर हुए, मार्लो हुए, यूनिवर्सिटी विट्स के अदर जो राइटर्स हुए, उसमें बहुत सारे जो ड्रामेटिस्ट हैं और इन लोगों ने बहुत अच्छा अर्निंग किया है ड्रामा के थ्रू। बेन जॉनसन ने भी बहुत अच्छी अर्निंग की है। तो इस तरह से ये 3 इम्पॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से एलिजाबेथन पीरियड में जो ड्रामा है वो पॉपुलर हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, कैम्पेस्प, एंडिमियन, हुडिब्रास, लव्स मेटामॉर्फोसिस एंड द वुमेन इन द मून आर द बेस्ट वर्क्स ऑफ जॉन लेली हु रोट मोस्टली कॉमेडीज। यहाँ पे जॉन लेली के कुछ वर्क्स का नाम दिया गया है। कैम्पेस्प, एंडिमियन, हुडिब्रास, लव्स मेटामॉर्फोसिस, द वुमेन इन द मून, ये सारे वर्क्स जो है वो जॉन लेली के हैं। और जॉन लेली जनरली क्या लिखा करते थे? कॉमेडीज लिखा करते थे। द बेस्ट नोन प्ले ऑफ जॉर्ज पेल इज द ओल्ड वाइफ्स टेल। जॉर्ज पेल जो वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स हैं, इनका बेस्ट नोन प्ले है द ओल्ड वाइफ्स टेल। तो याद रखेंगे जॉन लेली कॉमेडीज लिखा करते थे और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है कैम्पेस्प, एंडिमियन, हुडिब्रास, लव्स मेटामॉर्फोसिस एंड द वुमेन इन द मून, और ये कॉमेडी लिखा करते थे। जॉर्ज पेल जो है इनके बेस्ट नोन प्ले हैं द ओल्ड वाइफ्स टेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स इज प्राइमरीली नोन फॉर हिज फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे। तो वो कौन सा यूनिवर्सिटी विट्स है जो अपने वर्क फ्रायर बेकन और फ्रायर बंगे के लिए जाने जाते हैं? तो दैट वन इज रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन का ही वर्क है फ्रायर बेकन और फ्रायर बंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, थॉमस किट्स द स्पेनिश ट्रेजेडी शोज कॉन्स्पिक्यूअस इन्फ्लुएंस ऑफ सेनेका। जो थॉमस किट का वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी, इस पे प्रभाव है किसका? सेनेका का प्रभाव देखने को मिलता है थॉमस किट के द स्पेनिश ट्रेजेडी में। इट्स मीन कि थॉमस किट ने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी है सेनेका से मोटिवेट होकर, इंस्पायर्ड होकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द स्पेनिश ट्रेजेडी इज हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट बिकॉज इट फोरशैडोज शेक्सपियर्स हैमलेट। थॉमस किट की जो स्पेनिश ट्रेजेडी है हिस्टोरिकली ये इम्पोर्टेंट वर्क है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये शेक्सपियर के हैमलेट, जो शेक्सपियर ने जब हैमलेट लिखा तो स्पेनिश ट्रेजेडी से ही इंस्पायर्ड होकर लिखा था, इस वजह से हिस्टोरिकली ये इम्पोर्टेंट वर्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स हु वॉज किल्ड इन टैवनबॉर्न एट द एज ऑफ 29 वॉज क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो जो हैं वो वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स हैं और इनकी डेथ हो जाती है 29 वर्ष की एज में। कहाँ पे? टैवनबॉर्न में।
Now question number 19. Christopher Marlowe's tragedies are all one man tragedies. क्रिस्टोफर मार्लो के जितने भी ट्रेजेडीज हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो वन मैन ट्रेजेडीज हैं, मतलब इन्होंने एक ही कैरेक्टर को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है और वो भी ट्रेजिक कैरेक्टर को। नाउ क्वेश्चन नंबर 20. हु कॉइन्ड द फ्रेज मार्लोस माइटी लाइन? बेन जॉनसन। तो मार्लोस माइटी लाइन जो फ्रेज है इसको कॉइन किया है बेन जॉनसन ने, जो कि जाने माने ड्रामेटिस्ट हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।